अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे, जियो पॉलिटिक्स को भी हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है करने के लिए भाई वो इंटरेस्ट रेट का था। काफ़ी सारे दोस्तों ने रिसेशन के बारे में बड़ा इट मीन्स कि ज़ोर लगा के पूछा है, डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी और डीएम पर भी। इट मीन्स के पर्सनल मैसेज करके पूछें भाई कि आप रिसेशन के बारे में बताएं। जहां भी हम यूट्यूब लगाते हैं या किसी भी एनालिस्ट को सुनते हैं तो हर जगह रिसेशन की बातें चल रही हैं। भाई जब भी आपके इलेक्शन होते हैं तो आप ऐसा समझें, या इस टाइप के जब मैसिव रेट कट मार्केट में आते हैं तो ये बातें हम तो तकरीबन पिछले आप ऐसा समझेंगे 15 साल से 13 14 15 साल हो गए तकरीबन। इतने टाइम से जब 2008 में रिसेशन आया था उसके फ़ौरन बाद 1 2 साल बाद ही बातें चलना शुरू हो गई थी कि फिर से रिसेशन आने वाला है। और अगर देखा जाए मार्केट में तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट ही काम हो रहा है। अभी तक कोई रिसेशन नहीं आया और ना ही कोई ऐसी पहले जैसी सूरत हाल है कि अचानक आपकी मार्केटें अगर एसएनपी की बात करते हैं तो 2 ढाई हज़ार पॉइंट नीचे चली जाए, या डाउ जोन्स आपका तकरीबन अचानक से 10 15 हज़ार पॉइंट गिर जाए। तो उस टाइप की सूरत हाल तो अभी नहीं बन सकती, क्योंकि कुछ परसेंटेज मार्केट अगर आपकी क्रैश होती है तो अभी हमारे पास जो किल स्विचेस लगे होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं मार्केट में। तो रिसेशन की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स मार्केट में फियर है। डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड मैंने अपना जो ओवरव्यू था उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि यार पर्सनली मुझे लग रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मार्केट में आ सकता है। उसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लग रहे थे। लास्ट अपडेट में भी मैंने आपसे कहा था और डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी मैंने आपको अपडेट दे दी थी। अब उस अपडेट में मैंने आपसे ये कहा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑफ कोर्स जो भी न्यूज़ मार्केट में आती है उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा ज़्यादा 3 4 घंटे का ही होता है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं, और जो भाई हमें स्पॉट में फॉलोइंग करते हैं उसमें भी आप ऐसा समझेंगे छोटा मोटा दिन का ट्रेड या वीकली ट्रेड वो भी लगा सकते हैं। ट्रेड सबके लिए एक ही होता है। तो मार्केट की जो न्यूज़ थी थर्ड में, जो मैंने आपको एक बताया था ना कि अगर 50 बेसिस पॉइंट से आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर क्या हुआ, एक पैनिक की सूरत हाल क्रिएट होगी। ऑफ कोर्स हुई। 5700 की मार्केट चल रही थी। जैसे ही डेटा मार्केट में रिपोर्ट हुआ 56 17 या 16 का लो रिपोर्ट हुआ था मार्केट में। और अगर एसएनपी को देखें उसके लिए ऑलमोस्ट 85 पॉइंट या 90 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट में बहुत हैवी मूवमेंट उसको कंसीडर किया जाता है। और तकरीबन मार्केट आपकी पूरी रात उसी निचली प्राइसेस पर स्टेबल रही थी। नेक्स्ट दिन जब जुम्मे का आया तो उसके बाद फिर हमारे पास मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम बना। तो अच्छी खासी एक शॉर्ट की कॉल थी। मेरे ख्याल में बीटीसी भी कोई 61 62 हज़ार की प्राइस में चल रहा था और 58 के आसपास उसने भी लो लगाया था। 2.5 3 हज़ार पॉइंट बहरहाल बीटीसी भी आपका गिरा था। अभी दोस्तों मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि आज दोपहर में मैंने डेटा चेक किया है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं आपको पता है कि मैं आपके साथ ऑप्शंस का डेटा डिस्कस करता हूँ, बड़ा उस पर स्ट्रेस लगाता हूँ कि यार ये इंस्टीट्यूशंस का टिल्ट आप देखें ये क्या हो रहा है मार्केट में। अगर वो आपको पता चल जाता है तो फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। दोस्तों जब वो डेटा आप ऐसा समझेंगे, आज दोपहर को ही मैंने चेक किया है, बड़ा मैसिव डिफरेंस आया है। जहाँ पर मैं आपको आगे जाकर वो एग्जैक्टली मैं पूरा डेटा अपलोड किया हुआ है मैंने अपने पास, तो उसको देखेंगे। उसमें यकीन माने बायर्स 50 नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि यार 70 to 80% बायर जो हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में शो हो रही है। और अगर कोई डोमिनेंट फोर्स है अभी के लिए तो वो शॉर्ट सेलर्स हैं आपके मार्केट में। और यकीन माने बड़े हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पड़े हुए हैं अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं बायर्स के मुकाबले में। तो ये तो चीज़ें आगे जाकर हम देखेंगे। जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड बहुत सारे हमारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था, पर्सनल डीएम भी करते हैं कि यार एक तो रिसेशन का बता दिया करें, और उसके बाद क्योंकि देखें काफ़ी सारी बातें हो रही होती है मार्केट में। अब हमारे बहुत सारे सवाल भाई फिर से जमा हो गए, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो रिसेशन के बारे में तो मैंने आपसे कह दिया भाई कि पिछले 12 13 साल से तो मैं ये बातें सुन रहा हूँ। हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, एक्सचेंजों के साथ ही होता हूँ मैं, ठीक है। तो आज तक तो भाई रिसेशन की कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी। किल स्विचेस के बारे में मेरे ख्याल में आपको स्टार्ट में ही बता दिया है, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। कोई भी एसएल में से आपने लगाया हुआ होता है तो मार्केट में से निकलने का चांस भाई मिल जाता है। ये कोई 1986 नहीं है या 2008 नहीं है। अभी हमारे पास बड़े स्टेबल ईसीएन हैं और बड़े ज़बरदस्त टाइप के एक्सचेंजेस, हर चीज़ आप ऐसा समझें कि कंट्रोल में है। अब वो एक अलग बात है कि कोई बहुत ज़्यादा ही इट मीन्स कि एक ना होने वाली चीज़ मार्केट में हो जाए ग्लोबली,
तो वो एक अलग सिनेरियो होता है, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती तो रिसेशन का फियर मार्केट में हमेशा ही रहता है। लेकिन आज आएगा कल आएगा ये कोई भी आपको नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ। और दुनिया के जितने भी बड़े एनालिस्ट बैठे हैं वो हमेशा आपसे ये कहते हैं कि यार इस साल रिसेशन आएगा, लेकिन साल गुजर जाते हैं, उनके साल फिर आगे चले जाते हैं। इट मीन्स के एनालिसिस वो करनी चाहिए जो मुझे पर्सनली लगता है कि यार अगर आप देखें, अगर एक हफ्ते के बारे में आप बता दें, फोरकास्ट अपनी डे के बारे में बता दें, चलें मैक्सिमम महीना बता दें। अब आज मैं यहाँ पर बैठकर आपसे कहूँ कि यार रिसेशन आने वाला है, अब आप मुझसे पूछते रहें भाई रिसेशन कब आएगा, भाई कभी ना कभी तो आएगा। अब 3 साल बाद रिसेशन आ जाता है, फिर मैं उठकर आ जाऊं आपके सामने और कहूं कि यार देखा मैंने आपसे कहा था कि रिसेशन आएगा, भाई कभी ना कभी तो आएगा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक हो गए। अगर आपने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया तो आपकी कोई एनालिसिस नहीं होती हमारे मुताबिक, ठीक है। तो रिसेशन का फंडा तो भाई उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब एक हमारे जो डिस्कॉर्ड के ग्रुप हैं उसमें भाई बड़े मसाइल चल रहे हैं। आज भी मैंने कोई अलर्ट आपके साथ शेयर किए थे कि इम्पोस्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं ग्रुप में। काफ़ी सारे हमारे दोस्तों का इस तरह नुकसान भी हुआ है, मेरी तस्वीर और आगे पीछे नाम सब कुछ लगाकर आपको मैसेजिंग करते हैं कि यार आप इतने डॉलर मुझे ट्रांसफ़र करें। सीधा इतने बेवकूफ़ हैं, सीधा सीधा वॉलेट आपको अपना ही बताते हैं कि यार इसमें आप डाल दें पैसे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ग्रुप में कोई इतना इनोसेंट होगा जिसे ये चीज़ें समझ में ना आती हूँ। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई मैं आपको कभी भी डीएम नहीं करता। एक और चीज़ थी, बड़े करीबी दोस्त हैं हमारे, क्लाइंट भी हैं और बड़े प्यारे इंसान हैं। उन्होंने मुझसे कल एक चीज़ डिस्कस की थी कि यार आप इस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो अपने चैनल पर ज़रूर बताइएगा कि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं लिमिटेड से वो गलतियां वो ना कर सकें। तो उनका भाई फंडामेंटल था, कोई 2 कॉइन्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इस तरह तो बहुत सारे कॉइन्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन कल मेरे साथ उन्होंने कोई 2 अपने कॉइन थे बिल्कुल फजूल के कॉइन। मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि आप या तो भाई BTC में पैसे लगाएं या इथीरियम में लगाएं, जो भी सॉलिड प्रोजेक्ट होते हैं, या तो आप कमोडिटी मार्केट इक्विटी मार्केट में लग रहे हैं पैसे तो समझ में आता है। लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी, इट मीन्स के कहीं से भी कोई नाम आ जाता है मार्केट में, कोई कॉइन उठा लेता है। भाई हमारे उस दोस्त ने तकरीबन 20,000 का लॉस रिपोर्टेड है, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है और कल ही मुझे भेजा था। एक कॉइन का नाम है कोई सिंक, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मैं ऑल्ट कॉइन बिल्कुल कवर नहीं करता, उसकी रीज़न यही होती है। अब मैंने उनसे सवाल किया यार कि आपने इस टाइप के कॉइन्स में पैसे क्यों लगाए। दूसरा कॉइन है, इसमें इनका $14,000 का लॉस रिपोर्ट हो रहा है, LITH USDT। इसका फुल फॉर्म भी मुझे नहीं आता। मैंने आपसे कहा था हम फाइनेंशियल मार्केट के बंदे हैं तो फजूल चीज़ों को दूर से देखकर ही पहचान लेते हैं, उनमें दिलचस्पी लेते ही नहीं है। अब उन्होंने तकरीबन 20-21 हज़ार का लॉस उनका रिपोर्ट हो रहा है। ये मैं अपने जो भी हमारे भाई हैं जो हमारे सर्कल में हैं आपको मैं अवेयर करना चाहता हूँ भाई। अब उनसे मैंने पूछा कि यार आपने इतनी इन्वेस्टमेंट आप ऑयल में कर लेते, गोल्ड में कर लेते, भाई BTC इथीरियम में ही कर लेते, ये फजूल के प्रोजेक्ट कैसे, इट मीन्स के हुआ कैसे। उन्होंने कहा यार एक बहुत बड़ा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, बड़े उनके फॉलोवर हैं, आगे 2-4 यूट्यूब के चैनल पर उन्होंने इस कॉइन, ये दोनों कॉइन सिंक और LITH USDT, इन दोनों की प्रमोशन की है। तो कहानी फिर मेरे समझ आ गई कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है। हमारी जो इक्विटी मार्केट्स हैं, इस टाइप की हरकतें जो हैं, ये छोटे मोटे पेनी स्टॉक्स जो आते हैं ना, वो वाला फॉर्मूला मुझे याद आ गया कि यार ये 2013 से लेकर मेरे ख्याल में कोई 17-18 तक ये चीज़ें चल रही थी मार्केट में कि कोई भी पेनी स्टॉक उठाकर बड़े चैनल्स, उस टाइम में यूट्यूब इतना ख़ास नहीं होता था, लेकिन आपके CNBC पे डाल दिया, आगे ब्लूमबर्ग पे अच्छे खासे पैसे दे दिए कंपनी को। प्रमोशन देखें, टेलीविज़न हो गया या आपके यूट्यूब के जो बड़े इट मीन्स के चैनल हुए, वो किस तरह पैसे कमाते हैं। कोई भी आप अपना पेनी स्टॉक उनको दे दें, भाई हम लोग अपना फेक प्रोजेक्ट और आगे पीछे सब कुछ बनाकर वो चैनल को दे देते हैं कि यार इसकी आप प्रमोशन करें। अब ऑफ कोर्स आपके CNBC पे आ रहा है या किसी भी जो बड़े चैनल हैं उन पे ये चीज़ें आ रही हैं, तो पब्लिक तो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये मुझे वही वाला सेटअप लगा है कि जितने भी आपके बड़े यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो फजूल किस्म के थर्ड क्लास आपके ओल्ड कॉइन्स होते हैं, इनको कंपनीज पैसे देती है। मैं भी इट मीन्स कि यूट्यूब पर आ जाता हूँ, कोई मेरी ये रोज़ी रोटी नहीं है भाई, मैं वैसी जो है इसको बना रहा होता हूँ, मेरा कोई चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस टाइप के कॉइन से भाई आप बचें।
अगर कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है आप $100-200 लगाएं, $25,000-30,000 बंदा नहीं लगाता किसी भी फजूल प्रोजेक्ट में। तो आप लोगों से सबसे यही गुजारिश है, मुझे भी ईमेल्स रिसीव होती हैं कि यार आप हमसे तकरीबन $1,000 ले लें या $500 ले लें, ये हमारा एक्सचेंज है, आप इसको प्रमोट करें अपनी 3 वीडियोस में, या ये हमारे कॉइन आ रहे हैं इनको आप प्रमोट करें, आप इतने ये चीज़ें लाएंगे हमारे पास, हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा, हम आपको कमीशन भी देंगे। तो भाई स्टार्ट होने से पहले ही वो आपको $1,000 से $1,500 ऑफ़र करते हैं कि आप अपना अकाउंट बताएं और ये चीज़ ले लें, और 3 वीडियोज़ अगर आप हमें प्रमोशन करते हैं तो इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अब आप खुद सोचें कि कोई बड़ा चैनल होगा तो उनको कितने पैसे देंगे, और फिर तो चीज़ें प्रमोट होंगी। अब जैसे ही चीज़ें प्रमोट हो जाती हैं, जो उनका टारगेट होता है, यार इतने टारगेट हमने इतने पैसे लगाएं, इसके 10 टाइम्स या 20 टाइम्स अगर हमें रिसीव होते हैं पैसे, तो कंपनी भी गायब हो जाती है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी फारिग हो जाती है। तो भाई कोशिश किया करें कि इस टाइप की जो भी चीज़ें हो रही हैं, ओल्ड कॉइन में स्पेशली, अपने ज़्यादा पैसे आप ना लगाएं, सॉलिड प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं। तो दोस्तों ये एक पब्लिक अवेयरनेस थी, एक दोस्त ने ही, इन्होंने तो आज कहा है, लेकिन इनसे पहले भी काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि यार इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान इस तरह हो जाते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इन चीज़ों से आप बचें। बड़ा चैनल हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, आपके भले CNBC में भी क्यों ना बता रहे हो, लेकिन कोई एक नया प्रोजेक्ट आया है उसको फूल फलने दें उसको, ठीक है। आप उसकी देखें क्या परफॉर्मेंस आ रही है उसकी, कम से कम भी बंदा कोई 1-2 साल तो उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज वो कॉइन लॉन्च हुआ है, कल किसी ने उसकी प्रमोशन कर दी और यहाँ आपने $20-25,000 लगा दिए, तो फिर भाई रिजल्ट्स आपके इसी तरह के आते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा जो भी हमारे ऑप्शंस का डेटा होता है, फिर चार्टिंग की तरफ। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा था, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट हुआ है। कल हमारे पास CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आ रहा है, ये भी बड़ा आप ऐसा समझिए इम्पोर्टेंट डेटा इसे कंसिडर किया जाता है, स्पेशली कमोडिटी और इक्विटी मार्केट पर बड़े हैवी असरात पड़ते हैं इसके। उसके बाद वेडनेसडे के दिन हमारे पास न्यू होम सेल्स का डेटा रिपोर्ट होगा। ये वीक आप ऐसा समझें कि अच्छा खासा है, लास्ट वीक जैसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट रेट भी उसमें आ रहा हो, लेकिन भाई फेड चेयर पावेल की स्पीच रिपोर्ट हो रही है। अब थर्सडे के दिन जो डेटा रिपोर्ट हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें फाइनल GDP है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, और शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास फेड चेयर पावेल की स्पीच रिपोर्ट हो रही है। अब देखें लास्ट टाइम और कई बार मैं आपसे कहता हूँ कि इनकी स्पीच सुनना और मिनट्स में जो आता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। उसमें आपको अगर सही से उसको सुने और उनका जो एक फॉर्मेशन होती है कि बातों का एक जो होता है तरीका होता है, उससे बंदे को पता चल जाता है कि यार अगली फोरकास्ट क्या होने वाली है। अब ग्रुप में भी मैंने आपसे कहा था कि जिस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस डाला था कि यार जो प्रेशर लग रहा है मार्केट में कि 0.50 बेसिस पॉइंट कट होगा, एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर गौर से सुन लिया करें इनकी बातों को, क्योंकि मार्केट इन्होंने ही रन करनी है, तो हल्के हल्के से हिंट्स देते हैं ये। अब जो मार्केट में होते हैं वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आपसे भी गुजारिश है कि स्पीच ज़रूर सुनना, जब भी मिनट्स आते हैं या इनकी स्पीच होती है, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं भाई तो इनको सुनना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद फ्राइडे के दिन हमारे पास कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डेटा रिपोर्ट हो रहा है। तो ये तो था हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर। जियोपॉलिटिक्स में फिर से भूल गया क्योंकि वो दोस्त के हमारी बातें आ गई बीच में, किस तरह लोग स्कैम कर रहे हैं, आपके पैसों के साथ मजाक हो रहा है, ठीक है। तो उनसे बचना, उसके चक्कर में जियोपॉलिटिक्स निकल गए। जियोपॉलिटिक्स में भाई कोई आप ऐसा समझें कि वही सारी चीज़ें हो रही हैं कि जिसका तस्करा हम लोग बार बार कर रहे हैं। नई चीज़ जो हुई थी वो लबनान में वो पेजर वाले जो है ना बम फटे थे, पेजर में अब बम डले हुए हैं भाई, ठीक है। अब आपको याद हो तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले मैंने आपसे बात कही थी कि यार ये क्लाइमेट चेंज के नाम पे जगह जगह आग लग रही है, वाइल्ड फायर जिसे कहते हैं। तो उसके बारे में जब आप तहकीक करते हैं, बंदे के पास अपना भी दिमाग होता है ना, वो सोचता रहता है यार ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था, ठीक है। उसका पैटर्न फिर आप देखते हैं तो वो एक ही बेल्ट टाइप की बनती है। तो अभी भी भाई चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि जब लबनान पर ये पेजर के धमाके हुए तो ये भी वही स्पेस से कोई कनेक्शन है, फ्रीक्वेंसीज के साथ खेला गया है, ठीक है। और इसराइल बड़े खुल के सामने आया, अब तो कहा है उसने हाँ ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यूरोप के एक बड़े ज़बरदस्त टाइप के साइंसदान हुआ करते थे निकोला टेस्ला के नाम से। बाद में अमेरिका चले गए थे, लेकिन थे वो यूरोपियन। बहुत सारे लोग उनको अमेरिका से जोड़ते हैं, लेकिन वो भाई अमेरिकन नहीं थे, ठीक है, यूरोपियन थे वो। बहुत बड़े बंदे थे और ज़बरदस्त टाइप के साइंटिस्ट थे। ये रेडियो हो गई, एक्सरे, आगे पीछे जितनी भी चीज़ें, इवन के आपकी जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये भी उनके फॉर्मूलेस थे। सारे जितने भी फॉर्मूलास थे उन पर इन्होंने ही काम किया था। तो उनका एक कोटेशन है कि अगर आपको दुनिया या कायनात को समझना है तो आपने फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस जो हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, आप इसको समझ लें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आपके जो इसराइली हैं भाई या अमेरिकन हैं, वो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और उनका जब इंतकाल हुआ था, मेरे ख्याल में मॉर्गन्स फैमिली के साथ कोई मसला आ गया था और कोई कॉपर को लेकर। सुनने में ये भी आता है कि उनके सारी जो चीज़ें वो जला मुला दी थी और सारा हिसाब किताब उनका ख़राब कर दिया था, क्योंकि उनकी कॉपर की इंडस्ट्री थी। इनको वायरलेस बिजली जमती नहीं थी, क्योंकि उसमें इनका बड़ा नुकसान होता था मॉर्गन्स का। तो फिर बंदे को बीच में से हटा दिया था, ठीक है। तो बहरहाल वो फार्मूले और जितने भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन थी, ट्रंप साहब के वालिद, जो ट्रंप के वालिद साहब हैं, वो सारा डेटा भाई वो चुरा के ले गए थे, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि वो कौन सी डेजिग्नेशन पर होंगे उस टाइम कि इस डेटा का एक्सेस उनके पास था। तो सारी जितनी भी चीज़ें थी निकोला टेस्ला की, वो ट्रंप के अब्बूजी उठा के ले गए थे, ठीक है। वही आपकी CIA और आगे पीछे बड़े बड़े जो इनके इदारे हैं, उनमें ये सारा डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और उसके बाद आज आप देख लें कि फ्रीक्वेंसियों के साथ खेला जा रहा है, पेजर फट रहे हैं। अब वो ऑफ कोर्स लिथियम ही है। जितना इसमें देखें, अब जितना मजबूत कोई फ़ोन होगा या पेजर बड़े मजबूत टाइप के होते हैं, और जो बने थे वो, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कार्बन टाइप का कोई प्लास्टिक था। तो लिथियम की बैटरी में जितना प्रेशर बनता है, जितनी देर तक वो सस्टेन करती है, कोई फ्रीक्वेंसी उसकी छेड़ी है, मेरे ख्याल में कोई मैसेज गए थे, तो उसके बाद वो हीटअप हुई है और ब्लास्ट हुए हैं। तो किसी की टांगें भाई उसमें चली गई, किसी के हाथ चले गए। अगर दिल के पास ऑफ कोर्स जेबें होती हैं, पॉकेट, तो वो तकरीबन कोई 33 के आसपास रिपोर्ट हुए हैं बंदे कि उनका इंतकाल हुआ है, और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी भी हुए। उसमें ज़्यादातर स्टाफ जो रिपोर्ट हो रहा है, जो लोकल मीडिया अरब का, हम तो यहीं बैठे हुए हैं, जो हमें रिपोर्ट हो रहा है उसमें यही बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के जो लोग थे आम, वो लोग जो हैं पेजर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जानी नुकसान भी हुआ है। और ज़ख्म भी जितने रिपोर्ट हुए हैं वो ज़्यादातर मेडिकल स्टाफ ही रिपोर्ट हुआ है। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल का और फ्रीक्वेंसियाँ और वाइब्रेशंस, इनके साथ खेलना, ये सब भाई इन्हीं का काम है, ठीक है। और अभी तो वो खुल कर आकर सारे रॉयटर्स, आप कोई भी वेबसाइट उठा दें, खुल कर आकर बिल्कुल एक्स खोल दें आप, उसमें भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कल एक और एस्केलेशन हुई है लबनान में, बड़े ज़बरदस्त टाइप के बम शम फाड़े हैं इन लोगों ने, बहुत हेवी कैपेसिटी वाले। वो अगर आप ट्विटर का अकाउंट अपना खोलते हैं और उसमें देख लें, तो उनके जो आफ्टर शॉक्स आते हैं रात के टाइम में, कि बम एक जगह पर फट रहा है, उसके कोई 6-7 सेकंड बाद जो आफ्टर शॉक्स निकल रहे होते हैं, वो भी बड़े हेवी हैं। अब पता नहीं ये कौन सी बला है भाई। तो हालात यहाँ के तो कुछ ठीक नहीं है। तो ये भी हुआ दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स में बस इतना ही था। सीधी सी बात है यार, जितने भी ये पूरा खित्ता है बहुत ज़्यादा आपका डिस्टर्ब है। अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शंस के डेटा की तरफ, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद इन्फो सेंटर आपको दिखाऊंगा, उसमें भी बड़ी हैवी चेंजेस आई हैं। और फिर हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। ऑप्शंस डेटा के बारे में मैंने आपको इंट्रो में भी कहा था कि अगर पीटीसी की बात करते हैं भाई, तो बड़ा मैसिव, आप ऐसा समझें कि डिफरेंस मार्केट में रिपोर्ट हुआ है। बिल्कुल लाइव डेटा मैं आपको हमेशा ही शेयर करता हूँ। ये भी ±48 आवर्स का डिफरेंस रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हम लोग S&P से शुरू करेंगे। हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो तकरीबन 1,30,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं बायर्स की साइड पर। इक्विटी का जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। देख लें, जब जैसे ही आपकी S&P में करेक्शन आई 5618 के बाद, आपकी मार्केट फिर से भी 57 के ऊपर ट्रेड हो रही है। सेम पैटर्न आप बिल्कुल चार्ट के ऊपर चार्ट ओवरले करके देख लें, आपको BTC का भी वैसा ही जो है ना आपको चार्ट मिलेगा, इवन मूवमेंट तक। मेरे ख्याल में अगर आप आर्ली कैंडल का चार्ट भी ओवरले करेंगे तो आपको सिमिलर मूवमेंट मार्केट में रिपोर्ट होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर शॉर्ट सेलर्स की देखते हैं कि उनके कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं, वो है मेरे ख्याल में 4,53,000, 453 के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेलिंग में पड़े हुए। टोटल डिफरेंस हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है 547K का।
चेंज आया है शॉर्ट की तरफ, बढ़े हैं अभी रिसेंटली हमारे पास ऑर्डर, और वो हैं तकरीबन 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। S&P की बात हो रही है। ये तो था भाई आपका मदर इंडेक्स। अभी हम आते हैं BTC की तरफ, जिसमें बड़ा ही मैसिव, जिसे मैं आपको कहता हूँ ना, लास्ट वीक जो हमारे पास डेटा रिपोर्ट हो रहा था BTC का, उसमें बाइंग साइड पर 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 192K। भाई अभी वो डेटा जो रिपोर्ट हुआ है ओनली 42K बाइंग में आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़े हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। और अगर शॉर्ट सेलिंग की तरफ हम जाते हैं तो 189K का डेटा रिपोर्ट हो रहा है शॉर्ट सेलिंग का। और चेंज जो मार्केट में आया है विद इन, इट मीन्स के 2 to 3 डेज, ये रिपोर्ट हो रहा है भाई सीधा 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट से अभी के लिए आपके खुद ऐसा समझ लें कि शॉर्ट सेलिंग के 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर के जो पड़े हुए ऑप्शंस के, वो डोमिनेट कर रहे हैं आपके BTC को। तो ऐसा डेटा आप ऐसा समझें कि जब एक मैसिव डिफरेंस रिपोर्ट हुआ था बाइंग की साइट पर, तो मैंने आपसे क्लिक किया था वो जगह यार कि इस टाइप का डेटा भाई आ चुका है मार्केट में, हैवी बाइंग आई है। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई बड़ी हैवी शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर जो हैं वो मार्केट में पड़े हुए हैं। ये कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ठीक है, जो आपको आगे पीछे एक्सचेंजेस के पोर्टल पर नज़र आते हैं। ये मार्केट के फ्यूचर का डेटा है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज आपके ऑप्शंस के पड़े हुए हैं, ये वो डेटा है। तो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस आ रहा है। बाइंग में अगर आप जाएं थोड़ा एहतियात करें, ठीक है, बस यही कह सकता हूं मैं। तो दोस्तों ये डेटा भी हुआ। अभी हम देखेंगे इन्फो सेंटर और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपको ये पता हो कि आपके इंस्टीट्यूशंस कौन सी एसेट क्लास में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी डेटा होता है। तो भाई लास्ट जो अपडेट मैंने आपको दी थी उसमें हम लोग -3-4% के आसपास थे। पूरा डेटा रिपोर्ट किया, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। फाइनली हम लोग पॉजिटिव टेरिटरी में BTC हमारा अभी रिपोर्ट हो रहा है ऑलमोस्ट 5% पॉजिटिव नंबर्स में। ऑफ कोर्स जब आप पॉजिटिव में होते हैं, ज़ीरो से अब अगर आप होते हैं, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट जो आपके इंस्टीट्यूशंस का है या जिन्हें आप वेल्स कहते हैं, वो इस एसेट क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑफ कोर्स सबसे टॉप पर तो कमोडिटी आ जाती है। गोल्ड आजकल बड़ा ज़बरदस्त ऊपर की तरफ है। फिर उसके बाद मदर इंडेक्स है हमारे पास S&P, वो भी ऑलमोस्ट 3% के आसपास है। लेकिन सेकंड जो टियर में हमारे पास आता है वो हमारा BTC है। इसीलिए आपको मार्केट में हलचल भी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 63,500 के आसपास, ठीक है। अब लास्ट वीडियो मेरे ख्याल में जो बनाई थी तो हम लोग कोई 57K के आसपास थे। अब डेटा जब इंटरेस्ट रेट का आया है तो उसमें 2-4 दोस्तों ने मुझे DM किया था, कुछ जानने वाले दोस्त भी हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया था कि यार क्या लग रहा है अभी ट्रेड करना है, ठीक है। जब मार्केट आपकी बिल्कुल पीक पर होती है या इट मीन्स के डेटा आने वाला है, भाइयों ने उसी टाइम ही ट्रेड करना है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दी थी उस टाइम मार्केट आपकी चल रही थी 53-54 की। मैंने आपसे कहा था कि ये डिमांड, सेकंड डिमांड जोन है हमारी, सेकंड सपोर्ट जोन आप इसे कह सकते हैं। जब वहाँ नहीं उठाया तो अभी मार्केट में जाने का क्या फ़ायदा, अपना लॉस ही करवाना है तो बिस्मिल्लाह भाई, आप लगे रहें, फिर करें जो करना है। वैसे भी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि डेटा को आने दें, 2-4 घंटे बाद उसको देखता है बंदा, उसका जो भी नेचुरल मूवमेंट बनती है मार्केट की, तो तभी बंदा ट्रेड करता है। अभी अगर आपने इथीरियम का, मैंने आपसे कहा था कि यार 2100-2200 का एरिया भी अच्छा है, वहीं पर हमारे पास इट मीन्स के BTC की भी सेकेंड डिमांड जोन पर हम लोग ट्रेड हो रहे थे, इथीरियम की सेकेंड डिमांड जोन पर हो रहे थे। जब आपने वहाँ नहीं किया तो अभी बीच में घुसने का क्या फ़ायदा, ठीक है। अभी हम लोग सप्लाई के आसपास हैं और इस वीक में देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल आ रहे हैं। सबसे पहले अगर BTC की डिमांड जोन की बात करते हैं, 57,300 ये हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड है। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो पुराना ही लेवल है जो पहले था। लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि 53,300 से 500 का एरिया, सेम एरिया हमारे पास अभी भी सेकंड डिमांड जोन है, और यहीं से ही आपकी मार्केट उठी थी। और इसी जगह पर ही मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ पर आपने अगर ट्रेड अपनी लेनी है, एग्जीक्यूशन, आप खुद ही जाकर चार्ट पर देख लें। यही एरिया मैंने आपको बताया था। 15 मिनट मार्केट आपकी 53,000 पर इट मीन्स के रुकी नहीं थी। जैसे ही
ट्रिगर हुआ है आपका सेकंड डिमांड जोन, उसके बाद फ़ौरन से पहले आपकी मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई थी। तो ये जोन होते हैं भाई बाइंग के। और अगर सप्लाई की बात करें तो पहली सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 65K की, 64,700 से लेकर 65K। ये हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई जोन है और ये वही पुराने ही लेवल हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन रिपोर्ट हो रही है वो है 68,300 से लेकर 500 का एरिया। ये इस वीक की भाई सेकंड सप्लाई है। बीच में एक छोटी डिमांड जोन मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ, वो एरिया आ रहा है हमारे पास तकरीबन 60,200 और 300 के बीच में। अच्छी छोटी मोटी बाइंग के लिए ये एरिया भी अच्छा है। तो BTC के तो ये सारे लेवल थे। एग्जैक्टली जो डिमांड आपको बताई थी, यकीन माने 53,000 से अभी आपकी मार्केट 65K का हाई तो ऑलमोस्ट मार्केट में रिपोर्ट हो चुका है। 64,700 यहाँ के आसपास लग चुकी है मार्केट। बड़ा ज़बरदस्त टाइप का, कोई 10-12 हज़ार पॉइंट बड़ी मूवमेंट होती है भाई। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम का देखें, हमेशा ही मैंने आपसे कहा है कि अगर BTC अपनी डिमांड जोन पर मिले तो इथीरियम में तभी पोजीशन एग्जीक्यूशन उसकी करनी चाहिए। और अगर इन दोनों एसेट्स में से किसी एक को हमेशा चुने तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अगर आपने BTC में ट्रेड किया है तो कोशिश करें कि इथीरियम में ना करें, क्योंकि इनका मूवमेंट जो होता है वो सिमिलर ही रहता है। खुदा ना खास्ता अगर BTC में एसएल लग रहा है भाई तो पक्का एसएल आपका इथीरियम में भी है। इसीलिए अगर क्रिप्टो एसेट क्लास में आपने पैसे लगाने तो एट अ टाइम एक ही इंस्ट्रूमेंट में लगाएं। या तो आप इथीरियम को चूज़ करें अगर BTC अपने डिमांड या सप्लाई पर आता है, या फिर आप BTC में सिंपली ट्रेड लगाएं तो एक अच्छी बात होती है। मार्जिन्स पर हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि कंट्रोल रखा करें, तो मार्केट ने आपकी कहीं नहीं जाना, हमेशा बंदा प्रॉफिट में ही रहता है। अब आपने 100x 50x लगा दिया, 200x लगा दिया, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गई नहीं, टेंशन आ रही है, वही आधा अकाउंट जो है वो गायब हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें या हरकतें ये गैम्बलिंग में तो आती हैं लेकिन ट्रेडिंग में नहीं आती। तो कोशिश किया करें कि अपने मार्जिन पर काबू रखा करें। इथीरियम पर आते हैं। इस वीक में हमारे पास 2250 की पहली डिमांड जोन है। उसके बाद जो सॉलिड वाली डिमांड जोन है वही 2000 और 2050 के बीच में सिमिलर एरिया है। बीच में हमारे पास एक हल्की पुल्की डिमांड बन चुकी है जो कि आपके बेरिज जोन से जब मार्केट निकली थी, बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, वो एरिया आ रहा है तकरीबन 2350 से 2400 का। ये भी पुराना लेवल है। ऊपर हमारे पास सप्लाई वही पुरानी वाली है, 2830 से लेकर अभी नंबर थोड़ा सा ऊपर गया, 2830 से लेकर 2850 के बीच में। ये हमारे पास इथीरियम की अपडेट है। और अगर इसके ऊपर मार्केट, मुझे तो नहीं लग रहा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इथीरियम के लिए, फिर भी अगर 2850 के ऊपर 8-10 घंटे मार्केट आपकी ट्रेड होती है तो सेकंड सप्लाई हमारे पास इथीरियम की रिपोर्ट हो रही है फिर 3200 से लेकर 3240 का एरिया। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।